नमस्कार, राधे राधे। मैं कृष्णा स्वागत करता हूँ और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मेडिकल अटेंडेंस रूल पढ़ेंगे। वीडियो को बहुत शॉर्ट रखेंगे, ठीक है। जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हम उनको कवर कर ले रहे हैं क्योंकि लोग इग्नोर कर देते हैं। और जिन्होंने पिछली बार ये एग्ज़ाम दिया उन्हें पता है कि जिन्होंने इस टॉपिक को इग्नोर किया तो उनका सिलेक्शन ही नहीं हो पाया है। सो आप मत वो गलती रिपीट करिएगा। पता नहीं क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन 15-20 मिनट आप शायद इन्वेस्ट करें तो क्या पता आपको रैंक मिल जाए एक अच्छी। हम्म? सो मेडिकल अटेंडेंस रूल क्या है, जो सीजीएचएस में कवर्ड नहीं है, जहाँ पे सीजीएचएस एरिया नहीं है ना, उनको मेडिकल अटेंडेंस रूल मिलता है। ठीक, मेडिकल अटेंडेंस रूल अप्लाई होता है उन पे, ठीक है। और रिम्बर्समेंट होता है उनका मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट के लिए। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने सिर्फ नोट्स में वही लिखी है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पल्स ऑक्सीमीटर का है तो एक वन पर फैमिली मिल सकता है। वन कॉस्ट ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर है ना, 1200 रुपये है। या इसकी जो लिमिट है, अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है अब्रॉड में तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है स्टैंडिंग कमेटी से, ठीक है, जो इसी पर्पज़ के लिए बनी होती है। ये किस में है, रूल 8 से लेकर रूल 11 के बीच में है, ठीक है। जो भी सर्जिकल चार्जेस रहेंगे, क्लिनिकल चार्जेस रहेंगे किडनी डोनर्स के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब रिम्बर्स होगा आपका, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा नहीं कि आपको अपने जेब से पे करने पड़ेंगे। अगर कोई स्पेशल नर्सिंग की रिक्वायरमेंट है ना, जब इन पेशेंट ट्रीटमेंट चल रहा हो, yes, it shall be reimbursed to the extent which is in excess of 25% of the pay of employee. अगर सीलिंग रेट की बात करें रिम्बर्समेंट की, जो स्पेशल नर्स हैं तो 150 रुपये पर शिफ्ट दिया जाता है 12 घंटे की, और आया अटेंडेंट के लिए 75 पर शिफ्ट 12 घंटे की, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई स्पेशल नर्स अटेंडेंट लगाया है अपने घर पे, ठीक है, पेशेंट के घर पे, तो वो रिम्बर्सिबल नहीं है। कोई कन्वेंशनल कैटरैक्ट का ऑपरेशन है, ठीक है, या चश्मे का कॉस्ट है ना, या कुछ करेक्शन कराना है उसमें, तो 200 रुपये तक का रिम्बर्स है इसमें, ठीक है। और हर 3 साल में रिप्लेसमेंट भी हो सकता है इन चश्मों का, है ना। फैमिली मेंबर के लिए भी सुविधाएं लागू हैं। ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट कौन होते हैं, ये पूछ रखा है बहुत बार, सीआरई 23 में भी पूछ रखा है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट कौन है, पूरी डिफिनेशन जान लीजिएगा इसके बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एचओडी ऑथराइज होता है मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए। प्राइवेट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट भी रख सकता है ये, अगर कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं है या अपॉइंटेड अपॉइंटेड नहीं है तब के लिए, ठीक है। ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट कौन कौन है, फॉर ग्रुप ए ऑफिसर ड्राइंग पे नॉट लेस देन, ये अमाउंट थोड़ा गलत लिखा हुआ है, अमाउंट मैं आपको सही से शेयर कर दूंगा यहाँ पे। अगर टी है तो कुछ नोट्स बनाते हुए गलती हो गई मुझसे, ठीक है। ये अमाउंट मैं आपको शेयर कर दूंगा। प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए। ग्रुप फॉर ऑफिसर्स ड्राइंग पे लेस देन 2500 पर मंथ बट अब 1200 पर मंथ, असिस्टेंट सर्जन ग्रेड 1, ठीक है, इन द स्टेशन, एंड फॉर रेस्ट असिस्टेंट सर्जन ग्रेड 2, ठीक है। एक्चुअली अमाउंट सही है। प्राइवेट मेडिकल practitioner are appointed as AMS where adequate number of government doctors in various system of medicine or not available। ये मैंने पहले बता दिया कि अगर प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट किया जा सकता है तब जब ज़्यादा गवर्नमेंट डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। और या तो उनकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो, कहाँ पे, विद इन अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से ऐसे उठते हैं, ठीक है, कि 5 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर अपॉइंट किए जा सकते हैं। अब डिटरमाइन कैसे किया जाता है कि भाई आपका ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट कौन होगा, है? तो वो डिटरमाइन किया जाता है विथ रेफरेंस टू द प्लेस एट विच ही फॉल्स इल, किस जगह वो बीमार हुआ, इससे एक सेकंड, इससे ये तय होगा कि आपका ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट कौन है। अगर मान लीजिए कोई एएमए अपॉइंटेड ही नहीं सब अर्बन एरिया में, है ना, सो ट्रीटमेंट लिया जा सकता है जो एएमए एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में,
आसपास की सिटी में। लेकिन ये नहीं कि आप प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर से ले लीजिए, है ना, उनके आउटसाइड ड्यूटी की भाई, ये होता है ना कुछ डॉक्टर्स अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लेते हैं, वहां से आप लेके इसको रिम्बर्स नहीं करा पाएंगे। ठीक है, ये रेफरेंस दिया जा सकता है स्पेशलिस्ट या मेडिकल ऑफिसर को, अगर पेशेंट की ऐसी कुछ कंडीशन है तो जो ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट है वो पेशेंट को नियरेस्ट स्पेशलिस्ट या अदर मेडिकल ऑफिसर के पास भेज सकता है, या खुद सम्मन कर सकता है स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर को टू अटेंड द पेशेंट जो कि कुछ ज़्यादा बीमार है, जो ट्रैवल भी नहीं कर सकता। रूल 5 साफ साफ रूल नंबर पूछा हुआ है एनसीईआरटी के पेपर में। ठीक है, जो एनसीईआरटी के असिस्टेंट पेपर आया था ना, उसमें ये साफ रूल पूछ रखा है डायरेक्ट। डिपेंडेंसी वही 9,000 की डिपेंडेंसी है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आप देखेंगे मेडिकल अटेंडेंस और सीजीएचएस की मिलती जुलती हैं, है ना। तो जो चीज़ें मैचिंग है वो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, वो पिछले वीडियो से आप कवर कर लीजिएगा, ताकि आपका टाइम बचे और आपको एग्ज़ाम देने में आसानी हो। जब दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हों स्पाउस, तो क्या कर सकते हैं उसमें, सो कोई भी प्रेफर कर सकता है क्लेम फॉर सेल्फ एंड एलिजिबल मेंबर्स ऑफ फैमिली। ठीक है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड होता है कि हु विल प्रेफर द क्लेम इन एब्सेंस ऑफ ज्वाइंट डिक्लेरेशन। अगर कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है, ठीक है, तो जो हस्बैंड का स्टेटस होगा उसके हिसाब से आपको ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट्स मिलेंगे। डिक्लेरेशन बाद में चेंज भी किया जा सकता है, जैसे प्रमोशन हो गया, ट्रांसफर हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, एटसेट्रा, है ना, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी जो वाइफ है या जो हस्बैंड है, वो क्या है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं, है ना, उनको ये फैसिलिटी नहीं चाहिए, और आप खुद भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आप तो अपने लिए मेडिकल फैसिलिटीज मेडिकल अटेंडेंस रूल में ले ही सकते हैं, साथ साथ अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन स्पाउस के लिए नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो कंसल्टिंग रूम होता है और ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट का, आप वहाँ ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन 10 दिन। ठीक है, 10 दिन या 4 कंसल्टेशन, याद रख लीजिए इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए, 10 डेज या 4 कंसल्टेशन ले सकते हैं, और 10 इंजेक्शन भी। ठीक है, 10 दिन, 4 कंसल्टेशन और 10 इंजेक्शन। 15 तक जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की सिचुएशन कैसी है। ठीक है, 15 इंजेक्शन तक जा सकता है, लेकिन दिन 10 रहेंगे, कंसल्टेशन 4 रहेगा, इंजेक्शन ही 15 जा सकता है। अगर कोई इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ना, जैसे होम्योपैथी हो गई, वहाँ पे जो 10 दिन का टाइम लिमिट है, ये 40 दिन तक जा सकता है ना, 40 दिन तक जा सकता है, लेकिन कंसल्टेशन कितने रहेंगे, कंसल्टेशन तो 4 के 4 ही रहेंगे, कंसल्टेशन में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। अगर ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन लंबा चलेगा, ट्रीटमेंट ज़्यादा लंबा चलेगा, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नेसेसरी नहीं है ना, 4 कंसल्टेशन से ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो क्या किया जाएगा, पेशेंट को रिफर कर दिया जाता है ओपीडी में, ओपीडी डिपार्टमेंट होते हैं ना जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल के, वहाँ रिफर कर दिया जाएगा। अगर कोई नई डिसीज है, कोई अलग तरह की डिसीज है, तो उसके लिए सेपरेट क्लेम होगा, ये नहीं कि आप उसी क्लेम में जोड़ दिए उसको कि भाई मैं बीच में और बीमार हो गया तो मुझे दूसरी बीमारी हो गई तो उसके भी पैसे दे दो, ऐसा काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर जस्टिफाई करना है सेकेंड टाइम कि भाई फिर से दोबारा वही डिसीज हो गई, तो फिर थोड़ा रीजनेबल गैप होना चाहिए, कि फर्स्ट स्पेल जो है और जो दूसरा स्पेल आया, मतलब जो दूसरी बार सेम बीमारी आई, उसके बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए आपने सेम ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंस से बात किया, है ना, एक डिसीज के बारे में ट्रीटमेंट ले रहे थे, उसी के बीच में दूसरी डिसीज आ गई, है ना, और आपने सेम ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंस से कंसल्टेशन किया, तो वो फ्रेश कंसल्टेशन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, 10वें दिन में कंसल्टेशन आप करा सकते हैं, लेकिन उस दिन कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है, इंपॉर्टेंट है ये। हम्म, जो परचेस है एलोपैथिक मेडिसिन और ड्रग्स की, वो आप किसी भी केमिस्ट ड्रगिस्ट से ले सकते हैं जो लाइसेंस्ड है अंदर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, है।
लेकिन परचेस ऑफ जो आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी मेडिसिन है वो सिर्फ अप्रूव्ड फार्मेसी से ही ले सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी पेपर में तो ये पूछा गया है। तो एलोपैथी कहीं से ले सकते हैं, जो केमिस्ट ड्रगिस्ट हैं, जो मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत, तो वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी तो सिर्फ अप्रूव्ड फार्मेसी जो अप्रूव्ड होगी वहीं से आप ले पाएंगे, कहीं और से लेंगे तो रिम्बर्समेंट नहीं होगा। रिम्बर्समेंट का क्लेम कितने दिन के अंदर रिसीव हो जाना चाहिए? तो विद इन 6 मंथ में क्लेम रिसीव हो जाना चाहिए, है ना। और अगर कुछ कंडीशन, कुछ स्पेशल कंडीशन है तो ऑफकोर्स मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट तो 6 महीने से ज़्यादा का भी आपको टाइम दे सकती है, बट इट डिपेंड्स, है ना। अगर मान लीजिए आपने रिटायर होने से पहले आप एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, है, और रिटायर होने के बाद आप डिस्चार्ज किए गए, तो इसका पैसा कौन भरेगा? इसका पैसा आपका खुद का ऑफिस या खुद की डिपार्टमेंट या खुद की मिनिस्ट्री भरेगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो परमिशन दे सकता है कि भाई आप इंडोर ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लो, लेकिन इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंस से। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो 2 लाख तक का डिसीजन ले सकता है रिम्बर्समेंट के लिए, अगर इमरजेंसी में आपने प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या क्लिनिक में ट्रीटमेंट करा लिया तो। हम्म? अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं है तो फिर हेड ऑफ ऑफिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी 2 लाख तक का वो भी डिसीजन ले सकता है। अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो जो आईएफडी डिवीजन है उसके साथ ही कंसल्टेशन के बाद ही कुछ रिलैक्सेशन दिया जा पाएगा। ठीक है, कोई भी जो आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा वो सिंगल यूज का होता है 2 हफ्ते के लिए, ये मैंने सीजीएचएस में पढ़ा रखा है, यहाँ भी सेम है। ठीक है, कुछ अंतर नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेडिकल एडवांस कितना होता है? अब मेडिकल एडवांस दिया जा सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, पे लिमिट कितनी भी हो। ठीक है, इन पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए भी जो है आपको मेडिकल एडवांस दिया जाएगा। टीबी, कैंसर, एक्यूट माइटोइड लिक्वेमिया, क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस बी सी डी, है ना, इसके लिए भी आपको एडवांस मिलेगा। कुछ परचेस लेना है, रिप्लेसमेंट लेना है, रिपेयर कराना है आर्टिफिशियल अप्लायंसेज के, उसके लिए भी आपको मिलेगा। ठीक है, मिलेगा कितना, मुद्दा ये है। तो इंडोर की ट्रीटमेंट के लिए 90% है, आउटडोर ट्रीटमेंट के लिए भी 90% है, टेस्ट इन्वेस्टिगेशन का अगर 10,000 से ज़्यादा की लिमिट है तब। ठीक है, टेम्परेरी ऑफिशियल्स को भी मिलेगा, लेकिन इसमें परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट की सीओटी रिक्वायर्ड है। एडवांस 10 दिन के अंदर अंदर रिलीज करना चाहिए। ठीक है, अगर टीबी का ट्रीटमेंट 3 महीने से ज़्यादा चल रहा है ना, तो 36,000 रुपये तक का आपको एडवांस दिया जा सकता है। एडवांस एक एक बार में दिया जा सकता है, इंस्टॉलमेंट में भी दिया जा सकता है, सेम इलनेस और इंजरी के लिए, है। कोई लिमिट नहीं है एडवांस पे कि कितनी बार दिया जा सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर एडवांस डायरेक्टली हॉस्पिटल को दिया जाता है तो फिर एम्प्लॉय को खुद सबमिट करना पड़ता है अपनी एडजस्टमेंट बिल फॉर फाइनल सेटलमेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट खुद बहुत बीमार है अप्लाई करने के लिए, है ना, तो उसकी जगह उनकी वाइफ अप्लाई कर सकती है इसके लिए। ठीक है, एडवांस के लिए अप्लाई कर सकती है उनकी वाइफ। जैसे कुछ केसेस हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार याद करना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स हैं, उसके लिए क्या है, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है स्पेशलिस्ट का जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल के हों। और एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट डायरेक्ट पेमेंट करेगी किसको? सप्लाइंग एजेंसी को, है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मिलेगा। जैसे हार्ट पेस मेकर है ना, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक लैरिंग्स है, हार्ट वाल्व्स है, आर्टिफिशियल हीयरिंग एड है, इन सब के लिए डायरेक्ट पेमेंट जो भी एजेंसी है, सप्लाई एजेंसी, उन्हीं को मिलेगा। टीएफ और मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, अगर जर्नी अनअवॉइडेबल है और ट्रीटमेंट के लिए नेसेसरी है तो इंटाइटलमेंट, मतलब इंटाइटल्ड है उसके लिए। ठीक है, जो पेशेंट है वो, जो अटेंडेंट है वो इंटाइटल्ड टू टीए प्लस डीए। ठीक है, अगर आप रुकते हो तो उसके लिए कोई भी डीए आपको नहीं मिलेगा। जर्नी विद इन सेम सिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल इज मोर देन 8 किलोमीटर ईच वे,
तो जो भी आपका एक्चुअल कन्वीनियंस चार्ज लगा है लिमिटेड टू माइलेज अलाउंस, है ना, वो आपको दिया जाएगा। एम्बुलेंस चार्जेस, एम्बुलेंस शुड बी यूज्ड विद इन सेम सिटी, एम्बुलेंस शुड बिलोंग टू गवर्नमेंट और लोकल फंड, है ना, या तो रेड क्रॉस सोसाइटी इनका होना चाहिए, ठीक है, वो भी रिम्बर्स हो जाएगा आपका। अगर अटेंडेंस स्क्वाड नेसेसरी है, सर्टिफाई कर दिया गया है, तो उनका भी आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा। जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं किडनी डोनर के, वो भी उनको भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस रिम्बर्स किया जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और जो पर्सन वहाँ पे अवेलेबल है ना, किसी ने देखा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया, है ना, सो ये डिसाइड किया जाएगा बाद में कि नेसेसरी था नहीं था, है ना, ये डिसाइड किया जाएगा बाई कंट्रोलिंग अथॉरिटीज। जो भी मेडिकल एक्सपेंस हुए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो रिमर्सिबल हैं विदाउट एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट क्लिनिक नर्सिंग होम। बट क्या है, आप जो ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट हैं उनके प्राइवेट क्लिनिक पे जाकर ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हो, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि प्राइवेट जो क्लिनिक है ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट के, उनके यहाँ आप ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप करा रहे हो तो वो रिम्बर्सिबल रहेगा। कोई भी अमाउंट की लिमिट नहीं है कि कितना रिम्बर्स किया जा सकता है, लेकिन इंडिविजुअल सीलिंग प्रिस्क्राइब्ड है ना, जैसे अलग अलग ट्रीटमेंट का अलग अलग सीलिंग प्रिस्क्राइब्ड है कि भाई आप कितना तक पैसे रिम्बर्स करा पाओगे, ठीक है। जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं नॉन इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो रिम्बर्स किए जाते हैं नॉन नब सीजीएचएस रेट से, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया भी परमिसिबल है ना, जैसे कुछ ट्रीटमेंट आप करा सकते हो जिनकी फैसिलिटीज इंडिया में नहीं अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है ना, उसका अप्रूवल आपको रिक्वायर्ड होगा, प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। लेकिन इन केस मान लीजिए प्रायर अप्रूवल नहीं मिल पाया, है ना, सो कमेटी अगर बाद में भी सेटिस्फाई रहती है तो ऑथराइज कर सकती है कि भाई आपको रिम्बर्समेंट भी मिलेगा और एक अटेंडेंट को भी ऑथराइज कर सकती है पेशेंट के साथ जाने के लिए, है ना, विद एयर फेयर के साथ, ये भी आपको रिम्बर्स हो जाएगा। मेडिकल क्लेम्स के लिए पे एंड प्लेस ऑफ इलनेस विल डिटरमाइन हु इज योर मेडिकल अटेंडेंट, ये ध्यान रखना, क्या, पे एंड प्लेस, पे प्लस प्लेस डिटरमाइन करेगा कि कौन आपका मेडिकल अटेंडेंट होगा। देखिए मैंने ये मेडिकल अटेंडेंस ना बहुत शॉर्ट में कवर कराया है, बहुत डेप्थ में जाएंगे तो उतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इससे, ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आते हैं कि कितने दिन में, ये जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई ना चीज़ें, कि 10 दिन 4 कंसल्टेशन 10 इंजेक्शन मैक्सिमम 15, है ना, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। ये क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, और चीज़ें तो ठीक है मैंने आपको पढ़ा दी कि आपको ये ना लगे कि कुछ छूट गया है मेरा, बट क्वेश्चन बनने हैं तो यहीं से बनेंगे, इतना भी अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए जो क्वेश्चंस आएंगे आप सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे इसके लिए। कुछ टॉपिक्स में ना बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने का कोई मतलब नहीं है। ये देख लीजिए, सीजीएचएस देख लीजिए, दोनों को अगर दोनों में से आपने कोई भी एक वीडियो मिस किया तो आपको दूसरा देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, दोनों को आपको कंबाइन करके ही देखना पड़ेगा, तभी आपके समझ में आएगा कि दोनों में क्या अंतर है क्या नहीं, है ना, जो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस की लिमिट है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस की कहाँ पे लिमिट है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना है। 10वें दिन मेडिसिन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, पेपर के लिए यही सही इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, नॉर्मल केमिस्ट से ले सकते हैं या नहीं ले सकते, आयुर्वेदा और सिद्धा यूनानी इनकी मेडिसिन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्लेम के रिम्बर्समेंट का टाइम कितना है, एडवांस कितना मिल सकता है, ठीक है, ये सब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, एटलीस्ट मेडिकल अटेंडेंस में तो कोई बिल्कुल ही नहीं है। ये देख लीजिए, फिर मैं इसके बाद अभी आपको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देता हूँ, ठीक है, छोटा मोटा आपका सब कवर रहे, ठीक है, इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।